स्टूडेंट्स आईबी के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इनफैक्ट आप जितने भी एग्जाम्स देख लो, वनडे एग्जाम की बात नहीं करी जिसमें एमसीक्यू, उसमें भी आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मगर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। आपको पता है इसका रीजन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कोई भी टेक्स्ट पढ़कर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो देखता है, वो एसेस करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। तो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है, आप कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे हो, आपकी ड्यूटी है किसी भी पोजीशन पे, आपको हमेशा कोई ना कोई टेक्स्ट मिलेगा। चाहे आप पुलिस में हो, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, आप डिफेंस में हो, कहीं पे भी हो, आपको हमेशा फाइल्स मिलेगी और उसमें टेक्स्ट रहेंगे बड़े बड़े। ओके, 5 पेजेस के, 6 पेजेस के आपके फाइल्स रहेंगे, करीब 20, 100, 200 पेजेस के रहेंगे। तो क्या वो टेक्स्ट को पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? अगर वो सही है तो आप वो सारे फाइल्स को अच्छे से आप डील कर पाओगे, उस फाइल्स को आप समझ पाओगे। इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है कि जो लिखा है, क्या आप उसको ज्यों का त्यों समझ सकते हो, एज इट इज समझ सकते हो। ओके, बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है, हम हमारे जैसे भी लोग, आपके जैसे भी लोग जो होते हैं, कि जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं मगर समझ कुछ और रहे हैं। जैसे मैं बोल कुछ और रही हूँ, समझ कुछ और रहे हैं, वैसे ही लिखा कुछ और है, समझ कुछ और रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग इम्पेयर्ड है, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने का हर क्वेश्चन सेटर्स का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को एसेस करना। ओके, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी अंडरस्टैंडिंग होता है। ये वर्ड आया है, ये वर्ब से, वर्ब है कॉम्प्रीहेंड। आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट मीन्स आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, और कॉम्प्रीहेंशन नाउन फॉर्म में, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब समझ में आया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? लेंदी पैसेजेस आते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग स्पीड है, वो किसी की स्लो रहती है, ओके, और या किसी की फास्ट भी रहती है, वो जल्दी जल्दी पढ़ना है मगर फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। और शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब एक लॉन्ग पैसेज को विथ फोकस, एकदम विथ कंसंट्रेशन, विथ अटेंशन पढ़ना, और फिर पढ़ने के बाद जितने भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया है उसको प्रोसेस करना, उसको ऑब्जर्व करना, और फिर क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त उस आंसर्स को रिफ्लेक्ट करना। तो प्रॉब्लम है, मुश्किल है इतने बड़े पैसेज में। कभी कभी क्या होता है, मैं अपने सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं 4 लाइन के पैसेज देती हूँ, सिर्फ 4 लाइन। आप सोचिए, इतना छोटा पैसेज देती हूँ। एक पैसेज मैं देती हूँ काऊ के ऊपर। ओके, कि काऊ से क्या बेनिफिट हमें मिलता है, और वो 4 लाइन का पैसेज होता है और उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं या 3 क्वेश्चंस होते हैं। आप बिलीव करोगे, जो बच्चे हैं ना उसमें भी गलती करते हैं, वो 4 लाइन के पैसेज को भी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 लाइन का पैसेज देकर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हम लोग अपने आप को कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर एस्टिमेट करते हैं। ओ आई नो, आई नो, ये तो बहुत आसान है, आई कैन डू। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, दोनों ही गलत हो जाता है। ओके, तो ये 4 लाइन का पैसेज मैं कम से कम 5 पैसेजेस ऐसे देती हूँ जो 4-5 लाइन, फिर उसको थोड़ा बढ़ाती हूँ 10 लाइन, क्योंकि मेरे पास 3 महीने का बैच होता है वो, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने का। ओके, यहाँ पर 1 महीने का बैच है तो मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो 5 लाइन 10 लाइन में बढ़ता है वो पैसेज, फिर 50 लाइन, फिर 100 लाइन। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे जो है ना उनको समझ में आता है कि हमें छोटे पैसेजेस को भी सीरियसली लेना है, और विथ फुल अटेंशन हमें पैसेज को पढ़ना है, और बड़े पैसेज को भी हमें उतना ही अटेंशन देना है। ओके, तो एक तो पैसेज का लेंथ बहुत मैटर करता है, मगर छोटे पैसेज को देखकर आप लोग कभी भी
अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करना और पैसेज को भी ओवर एस्टिमेट मत करना। प्रॉब्लम क्या है, पैसेज समझ में आ जाता है मगर क्वेश्चन ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है और आंसर हम लोकेट नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं काउ वाला पैसेज जो मैं देती हूँ, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि पूरे कंट्री में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है दैट गिव मिल्क एंड ह्यूमन कंज्यूम इट। ओके, ये क्वेश्चन था। तो उसमें पांच था, बफेलो, काउ, रेनडियर, ऐसे करके पांच एनिमल्स के नाम दिए थे। ओके, डियर भी थे, रेनडियर। हाँ, आप बिलीव करोगे, मतलब पांच एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और साफ ऐसे करके 1 2 3 4 5, और एक एनिमल कहीं इधर है, एक एनिमल है ना, ये फोर ले लो, एक एनिमल कहीं फोर्थ लाइन में होगा वो एनिमल। ठीक है, रेनडियर फोर्थ में था। तो बच्चे ये चार लिख दिए और फोर्थ गायब। सोचिए, 4 लाइन के पैसेज में थोड़ा सा आंसर स्कैटर्ड हो गया, बिखरा हुआ था, और बच्चे लोकेट ही नहीं कर पाए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो वो आंसर क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। Question demanded 5 animals. You wrote only 4 animals. And the last animal that was mentioned in the last line of the passage got skipped. तो फिर क्या होगा? मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, जितना आप डिजर्व करते हो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब पैसेज लेंथी होता है तो आंसर कभी कभी बिखरे भी होते हैं, तो हमें उसको ढूंढना पड़ता है। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये जितना भी प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन तो प्रैक्टिस है, और दूसरा सोल्यूशन वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जब भी आप लोगों को पैसेज मिलता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग कभी भी सीधे क्वेश्चन मत पैसेज मत पढ़ने लग जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाट पैसेज इज ऑल अबाउट। मतलब जब आप पैसेज, इतना बड़ा पैसेज, सपोज 400 500 वर्ड्स का पैसेज है, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, मतलब यू आर लीपिंग इनटू डार्क, मतलब आपको कुछ नहीं पता है, एंड यू विल बी वेस्टिंग योर 3 or 4 minutes इन रीडिंग दैट 400 वर्ड्स पैसेज विदाउट नोइंग व्हाट इज दैट, है ना। मगर यदि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पैसेज की वो बढ़ेगी, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। एंड बिफोर रीडिंग द पैसेज यू विल नो कि पैसेज का टॉपिक क्या है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। ओके, अगर आप बिलीव नहीं कर रहे तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, सभी कोई क्वेश्चन पढ़े इसको, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी। व्हाई आर द मेन ऑफ स्वॉर्ड एंड देयर वर्क फॉरगॉटन। व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेंबर्ड। व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन रेफर्ड टू एट द एंड ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज योर आंसर टू दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन वैभव से है। वैभव, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगता है कि जो पैसेज होगा वो किसके बारे में होगा? सिर्फ एक वर्ड में बताना। मैम ये वॉरियर्स के बारे में है मैम। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके फाइन। अच्छा, मयंक आप बताइए। मैम, इंडिया का रेनेसांस मतलब फ्रीडम मूवमेंट मुझे के सिर्फ एक रिगार्डिंग। वर्ड में, नो, आई वॉन्ट ओनली वन वर्ड टॉपिक, वन वर्ड का टॉपिक, वो पैसेज किसके बारे में होगा, ओनली वन वर्ड आई नीड। इंडिया। ओके, ठीक है, मनोज। मैम ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री मतलब जो मुझे स्ट्रगल है वन उसके वर्ड, बारे में। आई वॉन्ट ओनली वन वर्ड। स्ट्रगल मैम, स्ट्रगल। हिस्टोरिकल स्ट्रगल। ओके, ठीक है, ठीक है। एक ने बोला इंडिया, एक ने बोला वॉरियर, एक ने बोला स्ट्रगल। ठीक है, ओके। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो
कुछ अज्यूम मत करो, जो दिख रहा है ना बस उसी को समझो, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। वॉरियर कहीं पर भी है, वॉट हर्डल, यू आर ट्राइंग टू यू नो डिसाइफर, मतलब कहने का मतलब आप जो चीज नहीं दिख रही ना उसको आप देखने की कोशिश करो, डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो। म्यूट कर लेना आप लोग, डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वॉरियर कहीं पर है, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, व्हाई आर द मेन ऑफ स्वॉर्ड एंड देयर वर्क फॉरगॉटन, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेंबर्ड, व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन, वेयर देयर इज वॉरियर। कहीं पे भी नहीं वॉरियर है, पांचों क्वेश्चन में वॉरियर इज नॉट मेंशन्ड। यू आर डिराइविंग, यू आर अज्यूमिंग समथिंग फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, राइट वैभव? यस मैम। हाँ, आप अज्यूम करें मगर वॉरियर इज नॉट मेंशन्ड, ओके, ठीक है। अब रही बात स्ट्रगल की, देखते हैं। हु हर्डल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, struggle is not mentioned in the first two questions. Why are the men of the sword and their work forgotten, struggle not mentioned. Why are the conquest of Indian struggle not mentioned. Now what is mentioned? जो दिख रहा है मैं बस वही बोल रही, इंडिया, इंडिया और इंडिया। पांच क्वेश्चन में ये सीएपीएफ का पैसेज का है, पांच क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन तो पूरा इंडिया पे है, यानी वो पैसेज जो है ना वो इंडिया। आई एम नॉट डिराइविंग एनीथिंग, आई एम नॉट एक्सट्रैक्टिंग एनीथिंग, मैं कुछ इन्फर नहीं कर रही हूँ, कुछ अज्यूम नहीं कर रही हूँ, जो लिखा है मैं वही देख रही हूँ और जो लिखा है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये पांच क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस इंडिया के बारे में है, इसका साफ मतलब है वो पैसेज ही इंडिया के बारे में है, ओके। कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। अब नेक्स्ट, जैसे आपने देख लिया, अच्छा यानी ये पैसेज पूरा इंडिया के बारे में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है ऑथर का ओपिनियन, ओके। ये दो चीज हमेशा एक्सट्रैक्ट कर लेना। फर्स्ट, व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट इन वन वर्ड, ज्यादा ज्यादा दो वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं। और फिर ऑथर क्या बोल रहा है। अब मुझे बताओ इंडिया के बारे में ऑथर का कैसा ओपिनियन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैभव? मैम नेगेटिव। कैसे? चलिए ठीक है, नेगेटिव, चलो। मयंक, पॉजिटिव कि नेगेटिव? मैम 50-50 है, क्योंकि दो क्वेश्चन में नेगेटिव जा रहा है, दो में पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। जी। अच्छा नेक्स्ट, मनोज। मैम ये पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, ये तुम्हें? आप तो मुझे क्वेश्चन से बताइए, अभी हम पैसेज पढ़ेंगे ही नहीं और पैसेज आपको दिखेगा भी नहीं इस पूरे टेक्स्ट में, बोलो। क्वेश्चन से मैम बैलेंस्ड है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है, ओके, ठीक है। अब कोई भी एक इंसान होता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों ही होती है। वो कोई इंसान को, वो खराब इंसान कब होता है, जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है, when नेगेटिविटी आउटवेज पॉजिटिविटी, है ना। तब वो हम इंसान को, हम उसको एक टैग दे देंगे, अरे बुरा इंसान है, अरे शैतानी दिमाग है, बदमाश है, ओके। वैसे ही यहाँ पर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। अब इंडिया में खराब चीजें भी है, अच्छी चीजें भी है, तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि खराब चीजों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, अटेंशन दिया जा रहा है, या अच्छी चीजों को। ये देखो, अब देखो, सबसे पहली चीज मैं देख रही हूँ यूनिकनेस, ओके, यानी ऑथर अच्छी बात बोल रहा है इंडिया के बारे में। फिर इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट किया, मगर ऐसा कॉन्क्वेस्ट किया लोग अभी तक याद रखे हुए हैं, यानी बड़ा अच्छा कॉन्क्वेस्ट किया होगा, लोग खुश हो गए होंगे जिनका भी कॉन्क्वेस्ट हुआ होगा, ओके। जिनको भी इंडिया ने, म्यूट कर लो स्टूडेंट्स, जिनको भी इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट किया है वो लोग उसको रिमेम्बर कर रहे हैं, भूलना नहीं चाह रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ओके। और जिसको भूलना चाह रहे हैं, फॉरगॉटन, उसमें इंडिया का कहीं मेंशन ही नहीं है। फिर ऑथर बोल रहा है इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है मगर कुछ हर्डल्स है, तो यहां पर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीन जगह इंडिया मेंशन है, तीनों पॉजिटिव है, आप लोग कैसे नेगेटिव बोल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
यानी वो पूरा ये जो 5 क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये पैसेज इंडिया के बारे में है और इसके बारे में पॉजिटिव बातें हो रही है। अंडरस्टूड? तो आप लोग पैसेज पढ़ के, बिना पढ़े ही आप क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हो कि पैसेज किसके बारे में है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने ये वाला पैसेज देखा है 2024 का? किसी ने भी? तीनों में किसी ने पढ़ा है ये पैसेज? यस और नो? नो नो मैम। मैम। नो मैम। वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो। अब ये क्वेश्चन देखिए, पढ़ो क्वेश्चन, फिर मैं आपसे पूछूंगी। The solution for tackling obesity and malnutrition is essentially नहीं, म्यूट same. कर, Explain. भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब बोलना। पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन फॉर टैकलिंग ओबेसिटी एंड malnutrition is essentially same. What are the prime reasons for obesity? How is economy of a country benefited from the health of its citizens? Why children today suffer disproportionately more from obesity as compared to adults? What is the key finding of household consumption expenditure survey 2022-23 with regard to urban and rural consumption? Why is this important? वैभव बताइए, ये पैसेज किसके बारे में है? मैम ये पैसेज ओबेसिटी के ऊपर है मैम। वेरी नाइस। ये पैसेज बेसिकली ओबेसिटी के बारे में, एक ओबेसिटी, दो ओबेसिटी और ये तीन ओबेसिटी, बेसिकली ओबेसिटी के बारे में है। वेरी नाइस, पता चल गया ना? अच्छा, हम्म। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर पैसेज में क्या क्या बात कर रहा है ओबेसिटी के बारे में? मयंक, मैम ओबेसिटी के रीजंस बता रहा है एक एंड उस, सेकेंड, ओबेसिटी का एक सेकेंड, एक सेकेंड, कॉजेस क्या है ओबेसिटी का? ठीक है, यस। ठीक है, हाँ, रीजन मतलब वही कॉजेस, हाँ ठीक है। मनोज, सॉल्यूशन टैकल करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, फिर वाई चिल्ड्रन टुडे सफर डिस्प्रोपोर्शनेट मोर फ्रॉम ओबेसिटी, तो यहाँ पर भी देखो, ये क्वेश्चन भी कॉज है, सेकंड क्वेश्चन भी कॉज है, फोर्थ क्वेश्चन भी कॉज है। ओके, मैम फिफ्थ कंपैरेटिव है ये, रूरल और अर्बन जो हाँ करेक्ट, पॉपुलेशन है उसके बीच में। करेक्ट करेक्ट, फिफ्थ क्वेश्चन भी कॉज है। अब आप सोचो, मतलब 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो कॉज है, यानी जब आप पैसेज पढ़ोगे, बिफोर रीडिंग द पैसेज आपको पहले से पता चल गया पैसेज किसके बारे में है, ओबेसिटी एंड रीजन। अब रही बात सोल्यूशन की, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन एक ही बात हो रही है, मगर हो रही है, ठीक है, मगर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर मैल न्यूट्रिशन एक ही बार आया, मगर बात ओबेसिटी के बारे में बात हो रही है। ओके, और फिर हेल्थ ऑफिसर, यानी जो ऑथर है ना इसमें, जो राइटर है, वो सिटीजन्स के हेल्थ के लिए वो कंसर्न है, और सिटीजन्स का हेल्थ को इकोनॉमी से कनेक्ट किया है। सिटीजन हेल्दी रहेंगे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया 2024, कितनी अच्छी बात है। अब हम 2020 में आ रहे हैं, इसके पैसेज पढ़े हो कभी? नो नो मैम। मैम। वेरी नाइस, कितने फ्रेश स्टूडेंट्स मिले हैं। चलो, 5 क्वेश्चंस दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, मन में पढ़ना, जोर जोर से नहीं। Okay, first question है, what are the different aspects of life and culture of people of Northeastern India touched upon by the author in the book Understanding India's Northeast? From the book, what do we know about administrative acumen of some of our communities of the region? What pattern can you discern about a section of misguided youth of the region? What, according to you, should be the government's main concern with regard to the region as made out from the passage above? How would you describe the approach of author to the subject of the book? Okay, वैभव बताइए, ये पैसेज किसके बारे में है?
मैम ये पैसेज है, ये सेंट्रलाइज्ड है मैम एक बुक के ऊपर। प्लीज वैभव अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो ये पैसेज किसके बारे में, पूरा थ्रू आउट द क्वेश्चन है। मैम ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में है, यस। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, वहाँ के यूथ के नो ऊपर है। नो 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 नो, अभी अभी सिर्फ एक वर्ड, ओके। हम्म, अपने ना ब्रांचेस जो है ना उसको समेट के रखो, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको उस टॉपिक के बारे में कई ब्रांचेस मिलेंगे। कोई इधर जा रहा है, जैसे हमने अभी ओबेसिटी पढ़ा, एक ब्रांच निकल के जा रहा है रीजन, दूसरा ब्रांच निकल के जा रहा है सोल्यूशन। आप समझे, एक कंपैरिजन वाला अर्बन रूरल आपने देखा था ना। तो वो उस ब्रांचेस को अभी हम समेट के रख रहे हैं, फाइन। अभी सिर्फ टॉपिक पे नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इसको कैपिटल लेटर भी किया हुआ है, इससे बड़ी बात क्या है। देखो हमें तो क्वेश्चन सेटर भी बोल रहा है कि तुम पास हो जाओ, ओके। अब कहाँ गया, हाँ बस, फाइन। अब बुक है तो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन रीजन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब बताओ इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। बुक के बारे में तो सिर्फ 2 ही जगह बात हुई है, ओके। मगर बेसिकली अगर वो बुक भी है ना तो बुक में भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आप देखोगे ये बुक क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ओके। ठीक है, पहला। अब मुझे मयंक आप बताओ, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या बात कर रहा है ऑथर और उसका ओपिनियन क्या है, मतलब। मैम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस और वहाँ पे यूथ जो है वो मिसगाइडेड कैसे हो रहा है। अच्छा मयंक आप बताइए। मैम मनोज। हाँ मनोज आप बताइए। मैम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वहाँ की कल्चर के बारे में। अच्छा अब अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड कल्चर, यहाँ लाइफ एंड कल्चर की बात हुई, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, यहाँ यूथ की बात हुई, फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है या गवर्नमेंट का कंसर्न की बात क्या हुई। तो यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हो रही है, ओके। और कितना अनस्टेबल रीजन है ये आप लोगों को पता है, तो आप लोगों के पास पहले भी प्रीवियस नॉलेज तो होगी ही नॉर्थ ईस्ट की। और ऊपर से जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसे मतलब आपकी जो रीडिंग स्पीड है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इट वोंट टेक मच टाइम, ओके। अब ये लास्ट हम देख रहे हैं, ये है हमारा 17 का। चलिए इसको आप पढ़िए, मन में पढ़िएगा। चलिए वैभव बताइए मुझे। मैम ये पॉलिसिंग पे है, ये ऐसे। पुलिसिंग मतलब पुलिस पे है, ठीक है। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन पुलिस, ये भी पुलिस। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है, ओके। मगर 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुलिस के बारे में है, तो हमें समझ में आ रहा है। हाँ ये देखो ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन में भी पुलिस आ गया, स्किप हो गया था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में पुलिस के बारे में है, तो ऑब्वियसली ये पूरा पैसेज ही पुलिस के बारे में है, ओके। अब पुलिस के बारे में क्या बात हो रही है, मयंक बताएंगे आप। हाउ दे फंक्शन एंड उनके इवैल्यूएशंस और उनका अल्टीमेट एम पे। ठीक है, यही बातें हो रही है। अब जब आप लोग पैसेज पढ़ोगे ना तो आप लोग पता है क्वेश्चन पहले से पढ़ ले हो, तो पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी क्लिक करेगा। अरे जोन आया था ना क्वेश्चन में, तो वहीं पे अंडरलाइन कर दो। ये आप लोगों का तो पेन पेपर वाला एग्जाम है, ठीक है। ऑन साइट एग्जाम होगा तो आपको अरे जोन आया था ना, चलो वहीं पे अंडरलाइन, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तुरंत का तुरंत अंडरलाइन कर दो। अच्छा जैसे ही आपको पता चले अरे इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन भी कहीं था ना क्वेश्चन में, तो जहां पे इवैल्यूएशन वर्ड आता है ना वहीं पे अंडरलाइन कर दो। क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन आंसर को लोकेट करोगे ना तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, तो ये आपके टाइम को भी बचाएगा, ये जो तरीका है, ओके। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग
इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना, बहुत जरूरी है। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन पढ़िए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। कहीं पे वर्ड लिमिट नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स में वर्ड लिमिट होती ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन का डिमांड पर है कितना लिखना है। ओके, अब कहीं पे कोई आपको नजर नहीं आ रहा है कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 2017 का था अभी जो हमने बात की, और ये 2024 वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो है ये 2020 का है, उसमें भी देख लेते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन अबाउट 40 वर्ड्स। देख लो सुन, अबाउट 40, तो अबाउट का मतलब क्या होता है, अराउंड 40, इसका मतलब 40 से आप 50 वर्ड्स तक आप आपके आंसर्स रहेंगे। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट दी हुई है, तो स्टूडेंट्स इसीलिए बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ो, बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन के पढ़ने के बिना अगर आपने आंसर सॉल्व किया ना तो बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। अब उसके बाद ये 2024 का है, ये वाला ना, ये 2024 का, इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन अबाउट 40 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। ओके, तो आप लोगों को अपने जो आंसर्स है उसको 40 और 50 वर्ड्स के बीच में ही आप रखोगे तो बेहतर होगा, और इंस्ट्रक्शन पढ़ना कभी मत भूलना। चलिए अब हम आते हैं इसमें, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा फायदा है, न कि सीधे पैसेज में चले जाओ और बड़ा सा पैसेज पढ़ो फिर बाद में पता चले अरे समझ ही नहीं आया। ऐसा हो सकता है अगर डिफिकल्ट पैसेज हो तो। ओके, एनीवेज, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप यू रीड द क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप इज टू रीड द पैसेज। अब पैसेज पढ़ो। अब जब आप पैसेज पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, आपका ऑब्जेक्टिव है पैसेज को समझना नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली देना, प्रिसाइजली देना, एज पर द इंस्ट्रक्शन देना। ओके, पैसेज समझना है मगर वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसीलिए जब आप पैसेज पढ़ोगे तो हर वर्ड हर सेंटेंस को समझने की कोशिश मत करना। अब कैंडिडेट्स क्या होते हैं, पैसेज पढ़ रहे, अब भाई ये वर्ड का क्या मतलब है, बस उसी में अपना टाइम वेस्ट, नहीं समझ में ना, आगे बढ़ो भाई, ठीक है। सबको ही आप लोग ग्रेजुएट हो, ठीक है, हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, मगर ग्रेजुएट हो आप, और आप एआई भी नहीं हो कि आपको हर वर्ड समझ में आएगा, नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, हर एक सेंटेंस को मत समझने की कोशिश करो। ओके, बस आप आगे बढ़ो, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना पैसेज की वो रखना बहुत जरूरी है, और आंसर्स लोकेट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड्स है वो डायरेक्टिव वर्ड्स को देखकर आप आंसर लोकेट कर सकते हो। ओके, तो अपना ना टाइम मत वेस्ट करना, आपकी रीडिंग क्विक होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, डिटेल्स में मत जाओ, क्योंकि आप हर पैसेज में हर एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो हर इंफॉर्मेशन को याद भी रखने की कोशिश मत करो, सिर्फ रीड करो, आंसर को लोकेट करो। और अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा है तो कोई ना कोई क्वेश्चन का कीवर्ड आपके दिमाग में रहेगा तो वैसे ही उसको हाईलाइट कर लो, पेन पेपर है आराम से हाईलाइट कर सकते हो। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन में जाओ और फिर अब आंसर लिखो, लिखो मतलब कि अब लोकेट करो आंसर्स को अच्छे से अंडरलाइन करके, हाँ ये है ये है। ओके, अब उसके बाद आंसर को लिखना शुरू करो। फाइन, सबसे पहली चीज तो आंसर आपका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन का डिमांड है ना उसको फुलफिल करना चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखो, अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एक लाइन का आंसर, एक लाइन का आंसर लिखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लिखो। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे सीएपीएफ के स्टूडेंट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप 300 वर्ड्स में ऐसे लिखो, तो 300 का 320 भी मेरे लिए सही है, मेरे को दिक्कत नहीं है, 340 भी सही है, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किस में प्रॉब्लम है, 350, 360, 400, भाई मुझे मेरी ड्यूटी है टिल 340 वर्ड्स तक इवेलुएट करने का। Why will I evaluate another extra 20, 30, 40 words? क्या मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे क्या?
एग्जामिनर ये सोचेगा कि जब उसको पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में है और आपने 4 लाइन में आंसर दिया है, तो आप तो इसका वर्कलोड बढ़ा रहे हो एग्जामिनर का। उसको तो गुस्सा आ जाएगा, मैं क्यों फालतू का 4 लाइन पढ़ूं, मुझे इसके पैसे मिलेंगे क्या 4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने के? ये कौन होता है मेरा वर्कलोड बढ़ाने का? मैं तो अपना वर्कलोड नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं तो एक्स्ट्रा 2 लाइन पढ़ूंगा ही नहीं। और पढ़ूंगा भी तो उसको मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मुझे इरिटेट किया है, उसने मुझे मेंटल पेन दिया है, मुझे स्ट्रेस दिया है, मेरा वर्कलोड बढ़ाया है। इसीलिए स्टूडेंट्स, कभी भी एक्स्ट्रा मत लिखना। क्वेश्चन क्यों दिया जाता है आप लोगों को? क्वेश्चन तो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी सीमा निर्धारित कर लो, आपके आंसर उस क्वेश्चन की सीमा के अंदर ही रहे। क्वेश्चन एक बंदिश है, उस बंदिश को आप फॉलो करो, जिसको कहते हैं आयरन शैकल्स है, जंजीर है, उसके अंदर ही आपके आंसर्स होने चाहिए। मत ब्ला 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 कुछ भी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके आप कभी भी एग्जामिनर को किसी भी पॉइंट पे इरिटेट करोगे, मेंटल पेन दोगे, और इफ योर आंसर इज नॉट प्लीजिंग टू एग्जामिनर, तो आपके कहीं ना कहीं वो मार्क्स काटेगा, गुस्से में काटे, इरिटेट होके काटे, दुख से काटे। और वो, देखिए, वो भी बेचारा इंसान है ना, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आया है, उसके पास 100-500 आंसर स्क्रिप्ट एवेलुएट करने के लिए, सिर्फ आपका अकेला का तो नहीं कर रहा है ना। अगर सबको ऐसे एक्स्ट्रा लिखने लग गए तो उसका तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अब आपका आंसर प्रिसाइज इसलिए बोल रही हूँ और टू द पॉइंट, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी हो, मगर आप एक्स्ट्रा मत लिखो। ओके, ठीक है। अब आप आंसर कैसे शुरू करोगे? बिगिन योर आंसर बाय कॉपिंग द क्वेश्चन लाइन। क्वेश्चन लाइन से अगर आप कॉपी करते हो आंसर, तो आपका आंसर प्रिसाइज होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल सिस्टम इज दैट, तो आपको, मतलब आपका अगर क्वेश्चन के लाइन से शुरू करते हो ना, तो आप सीधे आंसर में यू विल बी डायरेक्टेड और रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स आंसर, ओनली आंसर, नथिंग एक्स्ट्रा। मगर यदि आप क्वेश्चन के लाइन से नहीं शुरू करके किसी और लाइन से शुरू करते हो, तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, चांसेस है एक्स्ट्रा लिखने की, वो ज्यादा हो जाती है। डेविएटेड आंसर्स हो जाते हैं, वो क्वेश्चन के डिमांड को पूरा नहीं करते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स के कुछ आंसर्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा स्टूडेंट्स कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं। आंसर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन। आपका आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोग का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन मत देना जो जिसमें पैसेज में, जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो। अरे पैसेज दिया ही क्यों जा रहा है? मुझे याद है, मैंने एक कोई यूट्यूब चैनल देखा था, उसमें कोई कोई थे जो बोल रहे थे कि नाउ दिस इज द क्वेश्चन, नाउ यू राइट द आंसर एंड ऐड सम विवेकानंद कोट, स्वामी विवेकानंद कोट, यू नो दिस विल इम्प्रेस द एग्जामिनर। व्हाई विल ही ऐड दिस विवेकानंद कोट? Is the question asking Vivekanand's quote? If the question is not asking Vivekanand's quote, why will the candidate give this quote? अगर सोचो, आप खुद सोचो, आपने क्वेश्चन डिमांड ही नहीं करा विवेकानंद का कोट, और विवेकानंद कोट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, मतलब आप सोचो पैसेज में मेंशन भी नहीं है विवेकानंद का कोट, और वो जो है उनका जो यूट्यूब चैनल, वो बोल रहे हैं कि विवेकानंद का कोट मेंशन करो। अब आप सोचिए, मतलब दिमाग लगाइए कि विवेकानंद का कोट आप मेंशन करें, सबसे पहली चीज वो तो पैसेज में ही नहीं है, तो आप कैसे मेंशन करें? फिर पैसेज दिया ही क्यों है? क्वेश्चन सेटर हटाओ पैसेज को, जो लिखना है ब्ला ब्ला लिखते रहो। तो पहला तो यही गलती हो गया। दूसरा गलती, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। इफ यू राइट विवेकानंद कोट, तो इट विल टेक टाइम ना, चलो 5 सेकंड तो लेगा ना, 10 सेकंड तो लेगा ही ना, तो यू हैव वेस्टेड योर 10 सेकंड। ऊपर से यू आर वेस्टिंग एग्जामिनर्स टाइम ऑल्सो। वो एग्जामिनर ही सोचेगा अभी ये विवेकानंद कोट कहाँ से आ गया, वो तो इरिटेट होके वो आपको मार्क्स ही नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा देखो, ऐसे बेवकूफी मत करना, वरना क्वेश्चन देने का फायदा क्या, पैसेज देने का फायदा क्या? अगर पैसेज के बियॉन्ड आपको कुछ लिखना है, पैसेज के बाहर लिखना है, तो फिर क्या मतलब है? फिर अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमेजिनेशन अपने पास ही रखना। ओके, आपको वो आंसर में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पैसेज आपको दिया है, आपको पैसेज अगर दिया है तो पैसेज में राइटर्स का व्यू लिखना है, राइटर्स का ओपिनियन लिखना है, राइटर जो बोल रहा है वो ही लिखना है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ही लिखना है।
अपना नहीं, अपना अगर आपको लिखने का मन है तो वो ऐसे में आप लिखो, मगर उसमें भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। यही तो चीज है। आई मीन, आप अगर छोटे बच्चों से पूछते हो ना, स्पेशली जो छोटी लड़कियां होती है, बच्चियां, 5 साल की, 4 साल की, तुम्हारे पापा तुमको प्यार करते हैं? अब वो पापा प्यार करते हैं वो तो बोल देगी, उसके अलावा उसकी मम्मी प्यार करती है, उसकी बुआ, उसकी मासी उसके लिए ये टॉयज लेकर आए, उसके लिए वो टॉयज लेकर आए। अरे भाई, क्वेश्चन तो हमने एक ही पूछा था, क्या तुम्हारे पापा प्यार करते हैं? दिस आंसर्स सेज यस और नो। यस करते हैं, नहीं करते हैं। मगर दैट 5 year old बेबी गर्ल, शी विल से एवरीथिंग, कि मेरे को ये टॉय लेकर आए, मेरे पर गुस्सा हो गए, मेरे को एक दिन आइसक्रीम खिलाने लेकर गए, एवरीथिंग। तो वो मेच्योरिटी नहीं है। ऑब्वियसली छोटे बच्चे से मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करें, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता रहता है कि जो पूछा जा रहा है, बिकॉज नो बडी हैज गॉट टाइम, है ना, तो जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का आंसर करो, एक्स्ट्रा मत करो। ठीक है? तो जैसे सीएपीएफ में अगर सपोज मैं, क्योंकि मैं वहीं पर मैंने, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वैल्यूएशन करने का, तो मैं बार बार उसी को कोट कर रही हूँ। सपोज कोई कैडेट से पूछा जाता है, एक कमांडेंट किसी असिस्टेंट कमांडेंट से पूछता है कि कितने एमिनेशन लगे, आपने ये ऑपरेशन किया उसमें कितने एमिनेशन लगे। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ if the assistant commandant answers like this, oh, we started the operation at 5 a.m. in the morning. But what was the question? कितने ammunition लगे? हाँ हाँ, I'm coming to that question. Then we 10 cadets were involved in this operation. अरे कितने ammunition लगे? This is not the maturity. ठीक है? तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, और ऐसे भी रियल लाइफ सिचुएशन का भी मैं बोल दूं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आंसर दैट ओनली। ओके? इधर उधर, और इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, and आप देखो बहुत सारे आपको यूट्यूब में आपको वीडियोस दिखेंगे, शॉर्ट्स रील्स दिखेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड गिविंग द एक्स्ट्रा आंसर, और इंटरव्यू पैनल वाले वहीं पे उनको क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि भाई जो पूछे उसका आंसर करो। मेरा एक खुद का स्टूडेंट था जिसने सीएपीएफ का इंटरव्यू उसने दिया, 2 बार उसने दिया, हालांकि वो बना नहीं, ऐसी सैड पार्ट है, मगर फिर भी। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो एक्स्ट्रा जवाब दे रहा था, तो ही वॉज वेस्टिंग एग्जाम, सॉरी, इंटरव्यू पैनल का टाइम। ठीक है? ये चीज मैंने भी उसको बोली जब उसने मुझे वीडियो दिखाया था अपने मॉक इंटरव्यूज के। फाइन। तो बी मैच्योर, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट आंसर एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है? इंटरव्यू में भी याद रखना, यहाँ पर भी याद रखो, और अपना ओपिनियन को राइटर के ओपिनियन से रेजोनेट करो, अलाइन करो। ओके? राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट मत जाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट था मेरा, यूपी का था, मैं टच में नहीं हूँ उसके, तो ही वॉज हार्डकोर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। अब उसके पास पैसेज आया जिसमें राइटर वॉज अगेंस्ट द पीपल हु आर ईटिंग नॉन वेज फूड। हाँ, वो पूरा पैसेज उसमें उसमें उस पैसेज में यही सब बता रहा था कि भाई देखिए, एनिमल्स हैं, उनके सोल होते हैं, उनको भी पेन होता है, तो और ये सब। अब एक क्वेश्चन था, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग कंज्यूमिंग नॉन वेज फूड, है ना, व्हाट इज योर ओपिनियन, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो मेरे जो स्टूडेंट था उसने बोला, इन माय ओपिनियन वी शुड ईट नॉन वेज फूड, अदरवाइज एनिमल प्रोडक्शन, सॉरी, एनिमल्स पॉपुलेशन विल राइज इमेंसली। मतलब अगर हम लोग नॉन वेज फूड नहीं खाएंगे तो एनिमल का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, से फॉर चिकन इसका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है? हो सकता है वो उसके हिसाब से सही हो, ठीक है, उसका ये अपना ओपिनियन है, मगर उसका ओपिनियन वॉज नॉट अलाइनिंग विद दैट ऑफ राइटर्स ओपिनियन। तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, आपका ओपिनियन, आपका व्यू, सब कुछ अपने पास रखो। इफ यू आर नॉन रिलीजियस, पैसेज में रिलीजन के बारे में, उसके यू नो उस बेनिफिट्स कि किस तरह से हम, अगर इफ वी आर कीपिंग आवरसेल्फ क्लोज टू गॉड, देन व्हाट इज द बेनिफिट, ये सब पैसेज में है, तो ठीक है, आप राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिखो। अगर आप एथिस्ट भी हो ना, नास्तिक भी हो, तब भी आप राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिखो। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज के बारे में अच्छी अच्छी बात है, तब भी यू गो विद द राइटर्स ओपिनियन, अपना ओपिनियन अपने पास।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज के बियॉन्ड, राइटर के अगेंस्ट और क्वेश्चन के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। ओके, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना, एक ही लाइन का क्वेश्चन होता है मगर वो दो सेपरेट आंसर्स डिमांड करता है। ये चीज का ध्यान रखना। जैसे व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो मुझे वैभव आप बताएंगे इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके, इसमें मुझे बताओ कि कितने इसमें दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस के? मैम एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। नहीं, अच्छे से पढ़ो वैभव। मैम ये दो कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं जो डिफरेंट है। नहीं, अच्छे से पढ़ो। व्हाट आर द एडवांटेजेस? मैम इसमें एडवांटेजेस की बातें हो रही है कि इंटरनल असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। मैम हाँ, वेरी नाइस। अब दो सेपरेट आंसर्स कौन कौन से होंगे? कौन से दो सेपरेट क्वेश्चंस बताओ पहले। मैम क्वेश्चंस तो दो सेपरेट मुझे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ दो चीजों पे बात हो रही है, एक तो इंटरनल असेसमेंट पे और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे। मैम वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंटरनल असेसमेंट का एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एडवांटेज, दो क्वेश्चन हो गए ना? हाँ इन ए वे मैम। हाँ इन अ दो वे हो गए। व्हाट, इन अ वे व्हाट नहीं, ये दो ही क्वेश्चन है। आपको दोनों को सेपरेटली आंसर करना। पहला, द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट आर एज फॉलोज, द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर एज फॉलो। और रिस्पेक्टिवली से भी पता चलता है कि आप अलग अलग आपको आंसर करना है। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, मनोज आप इसको सॉल्व करिए। मैम मैम बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म मैम जैसे इसमें एडवांटेजेस एज फॉलोज अगर हम लिखेंगे तो आरसी में हम पॉइंट डाल के आंसर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट इस पे मैं बात भी करूंगी, हम आएंगे इस ओ, पर, ठीक है। अब ये ठीक वाला ठीक है। क्वेश्चन, मनोज बताइए, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट द पावर ऑफ स्टेट इज एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस? हम इसमें तो पावर और जो रिस्ट्रिक्शन है उनके बारे में बताना है, जो मतलब जैसे आर्टिकल 19 के अंडर है। नहीं 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 नहीं, फिर से मतलब नहीं, फिर से बोलो। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। कौन कौन से दो क्वेश्चन है? एक तो मैम ये है कि क्या जो स्टेट की पावर है वो एब्सोल्यूट है, और अलग है मैम जो रिस्ट्रिक्शन है उनके वेरी बारे में है। नाइस, वेरी नाइस। पहला क्वेश्चन है, आप कैसे बोल सकते हो कि स्टेट एब्सोल्यूट है? ठीक है, या हाँ जी। ऑथर, हाँ, म्यूट कर लेना। ऑथर कैसे, ऑथर क्या, ऑथर का क्या मतलब है व्हेन ही सेज स्टेट इज एब्सोल्यूट? ऑथर का क्या मतलब है व्हेन ही सेज दैट स्टेट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन? दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग आंसर करना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, दूसरी चीज याद रखना है प्लूरल और सिंगुलर का। अगर इम्प्लीकेशंस पूछा गया है, एस लगाया है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट टू, एटलीस्ट टू इम्प्लीकेशंस। ओके, ये चीज ध्यान रखना। और कभी कभी आंसर स्कैटर्ड होते हैं, उसका भी ध्यान रखना। अब लेंथ ऑफ द आंसर है, तो देखो, मैं फिर से, मैंने पहले भी कहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये रूल ही है कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर करो, इसका कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। ओके, मगर आप लोगों का इंस्ट्रक्शन, इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन पेपर में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू कर दो और एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो लोग, अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, उन लोगों को पता चल जाएगा कि दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल। आप आईबी में जा रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे हो, आपको सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, इस ऐसे फील्ड में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लोग देखते हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आप लोग नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर डिसओबीडियंट, आप ओबीडियंट हो ही नहीं। आप क्या ड्यूटी करोगे? आप ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। दैट इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बोल रही इंस्ट्रक्शन पढ़ो, समझो और फॉलो करो। अब अभी देखो, 2017 वाले पैसेज जो था ना, उसमें देयर वाजंट एनी इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू वर्ड लिमिट, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। मगर 2020 और 2024 वाले पेपर में दिख रहा है इंस्ट्रक्शन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपका 40 वर्ड्स में ही होना चाहिए। तो प्रिसाइज, रेलिवेंट और कंप्लीट आंसर्स होना चाहिए। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन को और रेपिटेशन को हटाओ। ओके, और अच्छा, अब एक भ्रम है हर कैंडिडेट का कि मैम हम लोग है ना, आंसर्स है ना,
प्रेसी में भी, प्रेसी तो खैर आप लोग की आएगी नहीं, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में एक भ्रम है कि मैम आंसर हमने अपने वर्ड्स में लिखना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। ओके, देखिए सीएपीएफ में एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, as far as possible, as far as possible write in your own words, as far as possible। इसका मतलब जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखो, ये सीएपीएफ का इंस्ट्रक्शन है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ जितना हो सके ना, अब हो ही नहीं रहा है तो हम नहीं लिख पाएंगे, कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है। सीएपीएफ वाले, यूपीएससी वाले ये कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कि इट इज मैंडेटरी टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, नहीं, कंपल्शन कभी देते ही नहीं है यूपीएससी वाले, कभी नहीं। एज फार एज पॉसिबल, चाहे सिविल्स का एग्जाम हो चाहे सीएपीएफ का हो, एज फार एज पॉसिबल। ओके, तो आप लोगों पर ऊपर कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना है। ओके, आप अगर आप मेरे आंसर्स देखोगे स्टूडेंट्स, जो मैं मॉडल आंसर आप लोगों को सेंड करूंगी, आप लोग देखना मैं पैसेज से ही लाइंस उठा रही हूँ, आई एम लिफ्टिंग द लाइंस फ्रॉम द पैसेज। तो लाइंस को लिफ्ट करना, कॉपी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आंसर है क्वेश्चन का। समझ में आया? ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखोगे तो थोड़ा सा रिस्क है, कहीं अपने वर्ड्स में लिखते लिखते आप मीनिंग चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम है ना। और फिर अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था सीएपीएफ में ही, हु वर द मास्टर्स, नहीं, who were the person whom Gandhiji considered as, who were the writers whom Gandhiji considered as masters, ये क्वेश्चन था। who were the writers जिसको गांधी जी मास्टर्स कंसिडर करते थे, यानी गांधी जी किसको मास्टर्स कंसिडर करते थे, तो इसमें तो सिर्फ नाम ही लिखना था, रूसो, थॉरियो, कारपेंटर, रस्किन, सिर्फ नाम ही लिखना। अब उसको मैं अपने वर्ड्स में कैसे लिखूं? मैं नहीं लिख सकती ना, आई हैव टू लिफ्ट द नेम्स फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। अब इसको भी अपने वर्ड्स में लिखे क्या? तो ये अपने दिमाग से हटा दो कि अपने वर्ड्स में लिखना है। यू कैन इजीली विदाउट हेजिटेशन कॉपी द लाइंस फ्रॉम द पैसेज एज लॉन्ग एज दैट इज आंसर टू द क्वेश्चन। जब तक वो आंसर है ना, आराम से लिफ्ट कर सकते हो। अब लिफ्ट करने में याद रखना क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, डेकोरेटिव वर्ड्स है, उसको हटा देना, सिंप्लीफाई कर देना कॉपीड सेंटेंस को। जैसे कि ये वाला देखो, what happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crop up for consideration, ये सीएपीएफ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब पैसेज का लाइन पढ़ो, ये है आंसर, ये पैसेज का लाइन है। ओके, when the question, देख लो, when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up, ये comes up है, यहाँ पे crops up for consideration, ये रहा आंसर। ठीक है, अब पैसेज का लाइन देखो, वन फाइंड्स द वर्स्ट टेंशंस कन्फ्लिक्ट्स। तो मैंने क्या किया, वर्स्ट टेंशंस को हटा दिया, टेंशन कन्फ्लिक्ट तो बात एक ही है ना, मैंने सीधे कन्फ्लिक्ट लगा दिया। ओके, इन द बॉर्डर एरियाज वेर ईच ऑफ टू और मोर लैंग्वेज, अब ईच ऑफ टू और मोर लैंग्वेज ग्रुप इतना लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने लिख दिया एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप। ओके, उस बॉर्डर एरिया में जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, बॉर्डर एरिया में, यहाँ पे बॉर्डर एरिया है ना, तो इस बॉर्डर एरिया में जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ईच ऑफ टू और मोर इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, फिर लिखा है एजिटेट्स फॉर इंक्लूजन of the area of its domicile in the state where its own mother tongue would be the official, इतना क्यों लंबा लिखना? ठीक है, conflict with one another for having their own mother tongue as official language in the particular region। मदर टंग को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है ना, यही तो लड़ाई हो रही है ना, तो सीधे यही लो ना। इतना डोमिसाइल इन द स्टेट, ये सब क्या लिखने की जरूरत है? देखो अब कितना सिंपल आंसर हो गया। When the question of redefine the boundaries of every linguistic group on border area get into conflict with one another for having their own mother tongue as official language in the particular region, खत्म। in the particular region भी हटा दो। अब क्वेश्चन आया था कि क्या हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज
हर क्वेश्चन पॉइंट वाइज आंसर डिमांड नहीं करता है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना। और जैसे ही पता चल जाए अरे ये क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, तो जरूर से लिखो पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखने से बहुत फायदा होता है, एग्जामिनर के सामने ना, आंखों के सामने वो आंसर चमकता है, और उसको पता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ 4 पॉइंट्स है, और उसको चारों पॉइंट दिख गया, बल्ले बल्ले मजे आ गए उसके तो, बस आपके हो गए मजे, तुरंत का तुरंत मार्क्स दे देगा। आपने उसके काम को इजी कर दिया ना। अब यही पॉइंट वाइज को अगर ये पैरा वाइज लिखेंगे, आपको पता है व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, देखोगे कितना पॉइंट्स है। आप बिलीव करोगे सीएपी के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसको पैरा वाइज लिखते हैं। अब सोचो, अब यही अगर पैरावाइज लिखा रहेगा, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन, लूजन अप, इसी को अगर पैरावाइज लिखेगा तो क्या आप सोचिए एग्जामिनर के लिए कितना बड़ा सर दर्द है पॉइंट्स को लोकेट करना पैरा में। और यही पैरा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ओ कार्टिलेज के बारे में लिख दिया, शेप के बारे में, स्पाइन के बारे में, सर्कुलेशन, ओ हाइपरटेंशन, चलो हटाओ, आधा तो पढ़ेगा ही नहीं है, इतना सारा पॉइंट देखा आधा पढ़ेगा ही नहीं, ऐसे ही मार्क्स दे देगा। नहीं, 500 कॉपीज उसको चेक करनी है, ऐसे खुश होके मार्क्स देगा, गुस्से में नहीं देगा। आप बिलीव करोगे जब मुझे ये वाले क्वेश्चन, 2019 का है ये सीएपीएफ का, जब मुझे ये क्वेश्चन मिलता है और मैं देखती हूँ बच्चे पैरावाइज लिखे, आई डू नॉट रीड अट ऑल, मैं ऐसे कर देती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना भाई, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी इसमें, मैं कहाँ ढूंढूं कौन कौन सा पॉइंट लिखा है। मैंने कहा इसको पॉइंट वाइज लिख के वापस से दिखाओ, है ना। मैं ऑफिशियल एग्जामिनर तो हूं नहीं कि मैं सीधे इसको 0 दे दूं। ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं तो बोलूंगी कि वापस से लिखो। ओके। अब इतने आलसी होते हैं, क्या बताऊं आपको, आपको तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने आलसी बच्चे होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जितना वो बहुत बड़ा पैसेज था ये, और ये जो लिखा है ना बेनिफिट्स ऑफ योगा, सिर्फ एक ही पैसेज में बेनिफिट्स ऑफ योगा लिखा था, और लगातार बताता जा रहा है, और बच्चे इतने आलसी, अपने ही करियर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। 5 पॉइंट्स लिख के हो गया मैम, लिख दिया 5 पॉइंट्स, अपने पे एहसान कर दिया 5 पॉइंट्स लिख के, जबकि देखो कितना सारा पॉइंट्स लिखना है। मैंने कहा ये कौन लिखेगा, आलस आ रहा है क्या, एग्जामिनर लिखेगा क्या ये। तो अगर आप आलस कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 10 पॉइंट्स, आप उसमें 5 पॉइंट्स और 2 पॉइंट लिख के छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का जो टेंस है ना, वो ही आंसर का टेंस रखना। अच्छा, एक और चीज पॉइंट वाइज में याद रखना, ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज में। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं कुछ पेपर्स है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हाँ, देखो ये वाला पेपर है, हम फिर से देखेंगे ये पेपर को, दिख रहा है स्क्रीन में स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, नोट कर लेना। ये मुझे एक कोई ग्रुप मेंबर है, आई मीन किसी का टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है जिसके पास आईबी एसीआई के बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैम आप 2-3 दिन आप इवैल्यूएशन कर लोगे हमारे ग्रुप में, तो मैंने किया था इवैल्यूएशन, तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं, तो वो मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ। ये आपका 2000 ओबेसिटी पर है, अभी जो हमने डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए इसने पॉइंट वाइज लिखा है, प्राइम रीजन फॉर ओबेसिटी, तो इसको पॉइंट वाइज लिखना था, ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पॉइंट वाइज लिखने का स्टाइल देखो, स्मॉल लेटर, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अरे एक तो ये कैपिटल लेटर, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, पता नहीं। अब लेस कंजम्पशन, स्मॉल एल, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सॉल्ट एंड शुगर, ऐसे लिखने में परेशानी हो रही है। कैपिटल लेटर में सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ना, तो ये तो आप लोगों को बचपन से पता है, मैं कोई नई बात तो नहीं बता रही हूँ। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लापरवाही। तो ठीक है, करो लापरवाही, एग्जामिनर भी लापरवाही ही करेगा। मैम क्या साइन जैसे यहाँ पे फॉलोज के आगे कॉलन नहीं लगाया तो उसके भी मार्क्स काट देगा ना एग्जामिनर? ना ना, देखो पंचुएशन मार्क्स के ना, सुनो मेरी बात, पंचुएशन मार्क्स जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है एस्से में, एस्से में बहुत मैटर करता है, क्योंकि जहां फुल स्टॉप देना है वहां पे आप फुल स्टॉप नहीं दिए, कॉमा देना वहां पे नहीं दिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी। ऐसे भी मेरे पास आंसर्स है, मैं शेयर करूंगी, सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब जहां पे देखो इसने फुल स्टॉप दिया, इधर पे नहीं दिया, मैटर नहीं करता, मगर कैपिटल लेटर और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत मैटर करता है।
कैपिटल लेटर की मिस्टेक करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, बहुत मैटर करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग प्लीज मतलब लापरवाही मत करो ना, यू नो दिस कि ना कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस। ओके फाइन। तो कंप्लीट कोच देखो, यहाँ पर मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, कोशिश करो कंप्लीट सेंटेंस भी लिखो, सब्जेक्ट वर्ब। ओके अच्छा, अब हम टेंस पे आते हैं। क्वेश्चन का जो टेंस होगा ना स्टूडेंट्स, वही आंसर का टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन का टेंस प्रेजेंट है, व्हाट आर द सिटीजन्स, तो आंसर का भी टेंस सेम होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, व्हाट डज प्रेजेंट है, तो कंसिस्ट भी प्रेजेंट हो गया। right? हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर आपको जब भी ऐसे भी बताऊंगी ना, तो उसमें भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि आई एंड यू का प्रोनाउन यूज नहीं करना है। आई का मतलब आप, पूरे आंसर स्क्रिप्ट में आप कहाँ से आ गए, इतने तो इंपॉर्टेंट हो नहीं ना कि आंसर स्क्रिप्ट में आ जाओगे। पहली चीज, यू, पूरे आंसर स्क्रिप्ट में यू कहाँ से आ जाएगा, यू का मतलब एग्जामिनर हो गया। जब मैं जेसीए का आंसर इवेलुएट कर रही थी, तो बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं, नाउ आई विल टेल यू, नाउ आई विल डिस्कस विथ यू। ओके, तो डिस्कस विथ यू तो एग्जामिनर डिस्कस करेगा, उसका काम डिस्कस करना है नहीं, उसका काम इवैल्यूएशन करना है। और आपने उसको घसीट लिया ना, तो वो आपके मार्क्स को भी खत्म ही कर देगा। ओके, तो कभी अपने आप को और एग्जामिनर को मत लेकर आओ आंसर स्क्रिप्ट में। अब कोई कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं लेटर्स, जो आप एसए में आप देखने को मिलता है, मेरे को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब लेटर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट और अस। अब अस का मतलब क्या होता है, मैं भी, तुम भी, है ना। मैं कहाँ से आ गया, तुम कहाँ से आ गए, और हम लोग इतने यारी दोस्ती चल रही है हमारी कि लेटर्स डिस्कस दिस, लेटर्स कम टू दिस पॉइंट। एग्जामिनर क्यों आएगा उस पॉइंट पे, आप आओ ना। एग्जामिनर का काम है पढ़ना, आपका काम है लिखना, ना आप अपने आप को घसीटो ना एग्जामिनर को घसीटो। ओके अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछता है। ओके, व्हाट इज, व्हाट इन योर ओपिनियन, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू थिंक, तब आप आई यूज करो। पूछ रहा है आपसे तो यूज करो आई, अदरवाइज मत आई यूज करना कभी नहीं। हाँ, और जनरल मास के बारे में बता रहे हो पूरा, जैसे वी शुड नॉट ऐसे करके, तो आप वी यूज कर सकते हो, और थर्ड पर्सन में ही काम चलाना, कभी आई यू ये सब मत लिखना। ग्रामर, तो कैपिटल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, पहला मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए क्या, जितने भी एग्जामिनर है जो इवैल्यूएशन करते हैं उनका पेन समझो। सबसे पहला पेन तो है कैपिटल लेटर का, दिस वन। कैपिटल लेटर के मिस्टेक देखते हैं तो पेन तो ज्यादा, पेन तो उतना नहीं होता है मगर गुस्सा बहुत आता है। दूसरा, लॉन्ग सेंटेंसेस, फुल स्टॉप पुट ही नहीं करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। कभी कभी स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी है मेरे पास आंसर्स, लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। तो क्यों फ्रेम कर रहे हो, फुल स्टॉप देने में क्या प्रॉब्लम है, इमेजिन, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, कॉमा दे सकते हैं मगर फुल स्टॉप नहीं देते, पता नहीं क्या दुश्मनी है फुल स्टॉप से। तो सेंटेंस को शॉर्ट रखना। और तीसरा प्रॉब्लम है स्पेलिंग मिस्टेक। अब स्पेलिंग मिस्टेक में सबसे अजीब बात क्या लगती है, क्वेश्चन है, ओके, सपोज पोलिसिंग है ना, पोलिसिंग वर्ड दिख रहा है ना, मगर आंसर में क्या लिखेंगे, हुआ है ऐसा, पता नहीं वो आंसर है कि नहीं। यानी दिख, जो चीज दिख रहा है ना उसमें भी गलती, यानी जो चीज नहीं दिख रहा है उसमें तो गलती होगी ही होगी। अब जोन ऐसे लिखा हुआ है, ओके, तो फिर आप ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखा है तो अपने आंसर में भी ऐसे ही लिखना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। ओके, तो तीन चीज, कैपिटल लेटर, लॉन्ग सेंटेंसेस और स्पेलिंग, इस पे ध्यान रखना। शॉर्ट सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में
एक तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, और आप इन्विजिलेटर से पूछ लेना कि क्वेश्चन लिखना है कि नहीं। ओके, क्योंकि आपको पूरा प्लेन शीट मिलेगा। ओके, प्लेन शीट मिलेगा। तो जैसे ये प्लेन शीट मिला है, तो यहाँ यहाँ मार्जिन खींचोगे, मार्जिन के अंदर कुछ मत लिखना, यहाँ क्वेश्चन लिखना। यू फर्स्ट आस्क द इंजिनेटर इफ यू नीड टू राइट द क्वेश्चन और नॉट। ओके, अगर इंजिनेटर कहता है यस यू राइट द क्वेश्चन, ओके, देन यू राइट द क्वेश्चन। और ये अच्छी बात ये होगी कि जो अगर आपके कोई ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने पहले आईबी का एग्जाम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि क्वेश्चन लिखना है कि नहीं। ओके, और पहली चीज, क्वेश्चन लिखना है तो राइट द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर। ओके, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में अगेन यू विल वेस्ट योर टाइम, सो इट इज बेटर आस्क द एग्जाम सॉरी इन्विजिलेटर। ओके, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम वेस्ट होगा। फाइन। जेसीए का जो एग्जाम हुआ था उसमें साफ साफ बोले थे कि डू नॉट राइट द क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे राइट द आंसर। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, यू विल गेट द प्लेन शीट। आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर्स को ऑल्टर मत करना, जंबल मत करना, कभी मत करना। जो सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में आप आंसर देना। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। दो आंसर्स के बीच में, दो आंसर्स के बीच में गैप अच्छा खासा होना चाहिए। गैप नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, वैसे तो देना चाहिए। ऐसे करके लाइन खींच दो ताकि डिमार्केशन हो जाए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड। बच्चे तो घिचपिच घिचपिच लिखते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, है मेरे पास कई ऐसे आंसर्स मेरे को मिल जाएंगे, पूरा कंजेस्टेड। अच्छे भी मिल जाएंगे, देख लो कितने सुंदर सुंदर है, और घिचपिच घिचपिच वाले भी मिल जाएंगे। हम्म, चलिए, मुझे मिल नहीं रहा कंजेस्टेड, मगर देखो इसने लिखा है कितना गैप दिया हुआ है दो आंसर्स के बीच में। देखो कितना अच्छा खासा गैप है, ये गैप चाहिए। मगर नहीं, कोई कोई तो नहीं देना है। पेज कौन दे रहा है भाई, पेज तो वहीं से आ रहा है, आईबी वालों से आ रहा है, यहाँ पर शुरू कर देंगे पेज बचाने के लिए। ये काम नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ताकि दो आंसर्स के बीच में डिमार्केशन पता चले। कोशिश करो क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, मतलब होता है कि क्वेश्चन के लाइन से कभी कभी नहीं शुरू हो सकता है, मगर ठीक है, मगर फिर भी कोशिश यही करना, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करने से क्या होगा, आपका आंसर प्रिसाइज होगा और ऐसा लगेगा आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करते हो ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? द बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोज। अरे वाह, क्वेश्चन मतलब आंसर स्टार्ट होने के पहले ही आंसर स्टार्ट हो गया, एग्जाम में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा कि एग्जामिनर को लगेगा अरे इसने तो आंसर स्टार्ट कर दिया, अभी तो आंसर भी नहीं स्टार्ट हुआ, इमेजिन। तो आपके लिए बहुत ये बेनिफिशियल रहेगा स्टार्टिंग द आंसर विद द क्वेश्चन लाइन। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एग्जामिनर को पाएगा। अगर आपके पास चॉइस होता है कि कोई आंसर आप पैरा में भी लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स देकर भी लिख सकते हो, अगर चॉइस रहता है तो आप बुलेट पॉइंट्स प्रेफर करोगे। हर आंसर डिमांड नहीं करता बुलेट पॉइंट्स, हर आंसर नहीं, कुछ ही आंसर डिमांड करता है, तो जो कुछ आंसर है उसको बुलेट पॉइंट्स में दोगे तो बेटर रहेगा, एग्जामिनर को दिखेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, ओके। और रीडिंग कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, दो पार्ट्स में अगर क्वेश्चन है तो एक पार्ट को पहले आंसर कर देना, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरे पार्ट को आंसर करना, तो पैरा चेंज करना इफ अ क्वेश्चन हैज गॉट टू पैराग्राफ्स। ओके, कभी कभी सिंगल लाइन में ही दो क्वेश्चंस रहते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, कभी दो क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो आप वो चीज देखना। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होती है और रीडेबिलिटी इनहांस होती है। मतलब आपको ये देखना कि एग्जामिनर की जो रीडेबिलिटी है ना, वो इनहांस कैसे होगी। अब देखिए, मैंने ये वाला, आप देखिए, आप देख रहे हो दो बुलेट्स के बीच में कितना गैप दिया है रीडेबिलिटी के लिए, ताकि अच्छे से दिखाई दे। और अगर आप लोग घुसपुच कंजस्टेड लिखोगे, रीडेबिलिटी सप्रेस होगी, एग्जामिनर को गुस्सा आएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन मत देना जो कि क्वेश्चन में नहीं है, जो कि पैसेज में नहीं है। एक्स्ट्रा डिटेल, पर्सनल ओपिनियन, एजम्पशन आपके मार्क्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और एग्जामिनर को का दिमाग खराब करेगा। एग्जामिनर को खुश करो ना अपने आंसर से, उसका वर्कलोड क्यों बढ़ाओगे एक्स्ट्रा लिख के। और अपने वर्ड्स में लिखोगे, अगर अपने वर्ड्स में नहीं लिखते हो तो एक रिस्क है कि आप मीनिंग ही चेंज कर दोगे, मैंने पहले बात किया था, ठीक है।
और आराम से लाइंस को लिफ्ट करो पैसेज से, थोड़ा सा फिल्टर कर लो, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे फिल्टर करना चाहिए। ओके। और टेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर क्वेश्चन में टेंस प्रेजेंट है तो आंसर में भी टेंस प्रेजेंट होगा। अगर टेंस आप चेंज कर दिए तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी। अगर आपका ओपिनियन पूछता है ना, अगर आपका ओपिनियन पूछता है तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ओपिनियन एक्चुअली में वो राइटर का ही ओपिनियन होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन मत देना लग जाना। ओके। राइटर का ही ओपिनियन आपका ओपिनियन होगा। मैंने आपको वेज नॉन वेज, रिलीजन नॉन रिलीजन, ये वाला बताया था ना। चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने रीजन में हो, अपने डोमेन में हो, मगर अगर आप चाहते हो कि दूसरे के डोमेन से मार्क्स लेना, तो फिर आपको उसके डोमेन के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये याद रखना। ओके। और राइटर के पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाना। अगर सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन आता है, आप लोगों में नहीं आता सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन, बाई चांस आ गया, ठीक है, तो जेसी वाले में आता है, सीएपीएफ में भी नहीं आता है, ठीक है, जेसी वाले में आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज उनको एंटोनिम देना है, सिनोनिम देना है, ठीक है, सपोज सिनोनिम कैसे दें, सपोज अप्रोप्रिएट है, इसका सिनोनिम देना है, तो वो लोग करेक्ट भी लिख देंगे और राइट भी लिख देंगे। मतलब सोचिए, मतलब हिम्मत देखिए, मतलब एग्जामिनर को चॉइस दे रहे हैं। एग्जाम आपको पसंद करेक्ट है तो इसको आप इसमें मार्क्स दे दीजिए, अगर आपको राइट पसंद है तो इसमें मार्क्स दे दीजिए, मतलब चॉइस दे रहे हैं एग्जामिनर को। अरे हम कौन होते हैं चॉइस देने वाले, ठीक है, तो ऐसे चॉइस मत देना, कोई एक ही चीज आपको लिखना है। ओके। तो ये मैंने देखा था, जेसी के स्टूडेंट्स कर रहे थे, चॉइस दे रहे थे एग्जामिनर को। अच्छा। और अगर एंटोनिम आता है तो कोशिश करना कि ऐसे एंटोनिम नहीं बनाने के लिए अन और इन यूज करके, जैसे अनइंटरप्टेड, इनविजिबल। ओके। कोशिश यही करना चाहिए। और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो डैमेज जो होगा आंसर लिखते वक्त, जो डैमेज जो होता है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और आपके मार्क्स, जो आपके आंसर्स है वो मार्क्स भी फेच करेंगे। ओके। और प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को